हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू महाराणा सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सारे रेलवे के एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल आदि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम भारत परिषद अधिनियम 1909 को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पार्लियामेंट सुधार के नाम से। दूसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ? जनवरी 1910 में लागू हुआ। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर दी थी 60 सदस्य। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? कुल सदस्य संख्या 69 सदस्य हो गई थी। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? मुसलमानों के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? पृथक निर्वाचन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? मिश्रित निर्वाचन मंडल की सिफारिश की थी। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था, सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा नाम रखा गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? एटी अरुंडेल। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था 1909 भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियम के लिए क्या आवश्यक था? क्या आवश्यक था? आंसर इज सपरिष भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना। 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां थी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में। विधायी परिषद में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। विधायी परिषदों में लोकहित के लिए विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब हम भारत शासन अधिनियम 1919 को डिस्कस करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी मोंटेगू ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट 1918 का आधार सामग्री थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? 1919 का उद्देश्य था भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांत का। अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांत का प्रस्ताव जो 1919 का प्रस्तावना था उसमें समावेश था। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया? दिसंबर 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ था 3 जनवरी 1921 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? द्वितीय शासन टायरशिप प्रणाली को अपनाया था। क्यों अपनाया था? प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए। 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियां का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 2 भाग में, एक आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय पर राज्यों के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? मंत्रियों की सलाह पर। आरक्षित विषय पर
राज्यों के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? कार्यकारी परिषद की सलाह पर। हस्तांतरित विषयों पर मंत्रियों की सलाह पर और आरक्षित विषयों पर कार्यकारी परिषद की सलाह पर। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था? केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था न्यायगमन नियमों के अनुसार। भारतीय संविधान के सरकार को भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकार के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? केंद्र सरकार का। 1919 के अधिनियम के झुकाव किस तरफ था? संघात्मक सरकार की तरफ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत एवं निर्णय होता था? गवर्नर का। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्विध शासन प्रणाली लागू की गई थी? द्विध शासन डायरेक्ट सिस्टम 9 प्रांतों में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदों की किस प्रकार की थी? एक सदनीय प्रकार की थी। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी? पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1919 अधिनियम द्वारा। 1919 का अधिनियम अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? जो प्रांतों में किया गया था किन वर्गों के लिए किया गया था? सिखों, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन के लिए किया गया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी मनोनयन के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान के शर्तों किस प्रकार निर्धारित की गई थी? अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग मतदान शर्त निर्धारित की गई थी। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919। किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया था 3 वर्ष के लिए। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने और स्थगित करने का अथवा भंग करने की शक्ति निहित थी गवर्नर में। किस प्रांत में द्विध शासन प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? पंजाब में द्विध शासन प्रणाली संतोषजनक से कार्य किया था पंजाब में। मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? वांछित शर्त थी वायसराय की अनुमति। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी? केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। 1919 के अधिनियम अनुसार विधानसभा का कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव, आर्थिक बिल, मनी बिल। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12। भारत सचिव की परिषद की संख्या। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी 3, 2 से बढ़कर। 1919 अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल का मत अति आवश्यक था? आयव्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम। किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश हो गए? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोकसेवा आयोग की स्थापना की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 अधीन केंद्र सरकार में भी था नाविक सेना, बाह्य संबंध, भारतीय राज्यों की संबंध, रेलवे, डाक तथा तार, मुद्रा, ऋण आय के संशोधन, फौजदारी तथा दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवा संघ।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय थे। प्रांतियों में निहित था स्थानीय स्वयं शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियों, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागृह आदि इत्यादि। 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया? कांग्रेस के मध्य मार्गियों द्वारा स्वागत किया गया। मूडी मैन समिति किस लिए गठित किया गया? 1919 के अधिनियम को जांच करने हेतु मूडी मैन समिति। भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता था और शासन भी। यह कथन संबंधित है 1919 अधिनियम के गवर्नर जनरल को दिए गए विशेष विशेषाधिकारों के संबंध में। किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीय के लिए बेड़ियों का नया जाल है? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अब हम भारत सरकार अधिनियम 1935 को डिस्कस करेंगे। भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना की संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 अंतिम था ये। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित किया गया? अगस्त 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता एक है भारत में सर्वप्रथम संघीयात्मक सरकार की स्थापना। दूसरा, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। तीसरा, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। प्रमुख विशेषता थी ये 1935 की। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थी गवर्नर जनरल और वायसराय में। अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थी। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी 3 से 21 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघीयात्मक सरकार स्थापित की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ के सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ को सम्मिलित होना ऐच्छिक था भारतीय राजाओं के लिए। यह था ऐच्छिक। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाला सभी रियासतों के शासकों के लिए अनिवार्य था अंगीकरण पत्र द्वारा हस्ताक्षर करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल वायसराय की नियुक्ति की गई थी ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में। ब्रिटिश सम्राट की प्रतिनिधि के रूप में और संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता की अधिकारी के रूप में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकार के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थी? 3 सूचियां। 3 संघीय सूची 59 विषय। 3 सूचियां थी। संघीय सूची में 59 विषय थी, प्रांतीय सूची में 54 विषय थी तथा समवर्ती सूची में 36 विषय थी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय थे। संघीय सूची में कितने विषय थे? 59 विषय थे। 59 तो इसमें प्रमुख विषय थे सशस्त्र सेनाएं, डाकतार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं किए गए विषयों के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया था? गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभा को अधिकार दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था गवर्नर जनरल तथा उसकी 3 सदस्यीय परिषद द्वारा। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता था गवर्नर जनरल तथा उसके मंत्रिमंडल द्वारा। वैसे ही मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया था? गवर्नर जनरल को, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन था? भारत सचिव के।
1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदयुक्ति पदच्युक्ति केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृति को घोषणा करने का अधिकार था गवर्नर जनरल के पास। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही कहा था। किस वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है? लॉर्ड लेलिथ को ने कहा था। 1919 का अधिनियम भारतीय के लिए बीड़ियों का नया जाल था, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अब हम देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1942 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में कहा गया था। अगला क्वेश्चन, किस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा? क्रिप्स मिशन में यह कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों भी शामिल होगी। यह प्रस्ताव लाया गया था क्रिप्स मिशन के माध्यम से। प्रांतों और रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव में। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव का अस्वीकार किया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही अस्वीकार किया था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया था? क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया था? कांग्रेस ने क्यों किया था? क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, इसलिए कांग्रेस अस्वीकार किया था। किसने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी। ये इंपोर्टेंट है। किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अब कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऋतिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय की स्वीकृति प्रदान किया, संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान किया, कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था? एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था। एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर, ठीक है। जब प्रांतों को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करते समय 1:10 लाख, टोटल 398 मेंबर थे ना। किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित भारतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहार योजना बताया था? कैबिनेट मिशन ने। इस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संविधान लूज फेडरेशन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। ये भी कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा के कुल सदस्य संख्या थे, सॉरी ये जो मैंने बताया 389 होगा। पूरा संविधान निर्माण सभा के कुल सदस्य संख्या थे 389। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? 296। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या थी 296। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा के चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे? 4। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा के 80 रियासतों में
सभा में देशी रियासतों से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी 93 देशी रियासतों से। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कर कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था? 3 समुदाय, मुस्लिम, सिख, सामान्य। कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के चयन का प्रावधान किया गया था रियासतों के प्रमुख द्वारा। अब हम भारत के अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट का गठन देखते हैं। भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था अंतरिम सरकार, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्यों अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था? 14। 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 1 एंग्लो इंडियन, 1 सिख एवं 1 पारसी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 2 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग की कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? मुस्लिम लीग की 5। अंतरिम सरकार 1946 में कौन किस दायित्व में थे? जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे विदेश और राष्ट्रमंडल मामले में। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग में थे, सूचना प्रसारण विभाग और रियासत विभाग। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के वित्त विभाग में थे, लियाकत अली खान। बलदेव सिंह रक्षा विभाग। जॉन मिथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, सी राजगोपाल शिक्षा विभाग थे। गजनफर अली मुस्लिम लीग के स्वास्थ्य विभाग के थे। जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग विधि विभाग। CH भाभा कार्य खान तथा बंदरगाह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरुणा असफ अली रेलवे विभाग। जगजीवन राम श्रम विभाग। आई चुंद्रीगढ़ वाणिज्य विभाग मुस्लिम लीग के थे। अब्दुल रब निस्तार मुस्लिम लीग के डाक एवं संचार विभाग में थे। अब देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। स्वतंत्रता के अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित किया गया? 16 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति प्रदान की थी? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने स्वीकृति प्रदान की थी 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था। भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस